हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब। और आज जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच, तो आप कह सकते हो कि मुझे कुछ ये मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि टॉस भी जीत रहे हैं हम, हमारे पास बॉलिंग लाइनअप भी, स्पिन क्वालिटी इंग्लैंड से काफ़ी बेहतर, मगर फिर भी हम मैच हार जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अब समझ में नहीं आ रहा। अब जो है कि पाकिस्तान के लिए जो क्वालिफाई करना, वो थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो बन गया है। सो टॉस जीतती है पाकिस्तान, पहले बैटिंग करने उतरती है और उसके बाद आप कह सकते हो कि जो शुरुआत की उम्मीद थी वैसी हुई नहीं, क्योंकि सैम अयूब भी बहुत जल्दी अ, विकेट गिर गया, सलमान अली आगा का विकेट बहुत जल्दी गिर गया, मगर वहाँ पे फिर बाबर आज़म आते हैं, थोड़ा देर तक स्टे करते हैं और 24 की 25 गेंदों पे 26-27 रन बनाते, मतलब ऐसे ही 104 105 का स्ट्राइक रेट उनका रहता है, मगर जब क्लिक करने की बारी आती है, तो उनका विकेट गिर जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए, तो जिस तरीके से साहिबजादा फरहान खेल रहे हैं, और पूरे सिर्फ़ आप इंडिया का वो मैच छोड़ दो, तो उस मैच में उन्होंने ज़्यादा कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया, बट उसके ओवरऑल देखा जाए तो उसके बाद काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस उनके बल्ले से भी आती रही। और उसके बाद काफ़ी मैचों के बाद चांस मिला फ़खर ज़मान, वो आप कह सकते हो कि ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो भी आप कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा रहा। हालाँकि पूरा टूर्नामेंट में उन्हें भी बैठाया गया। तो कहीं न कहीं से पाकिस्तान की ये टीम लैकिंग ज़रूर कर रही है, जिस तरीके से आप चाहे बैटिंग लाइनअप देख लो। मुझे तो लगता है कि भाई फ़खर ज़मान को आप जितना ऊपर यूज़ कर लोगे, वो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बट पता नहीं क्यों फ़खर ज़मान को, इतने अच्छे प्लेयर जो कि अगर उनका बल्ला चला, जो आपको पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 163 164 रन जो बनाए हैं, तो उसमें फ़खर ज़मान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस समय साहिबज़ादा फरहान एक तरफ से विकेट गिर रहा टिके हुए थे, वहाँ पे जो स्कोरिंग बढ़ाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि 10 ओवर में अप्रॉक्स 70-71 रन थे पाकिस्तान के, और उसके बाद फिर वहाँ पे फ़खर ज़मान आते हैं। उसके बाद से जो रन रेट तेज़ हुई है, वो कहीं न कहीं फ़खर ज़मान की देन है, क्योंकि वो साहिबज़ादा फरहान पे बर्डन नहीं बन रहे थे, जिस तरीके से बाकी के सारे बल्लेबाज़ एक तरीके से फ़खर ज़म वही साहिबज़ादा फरहान पे बर्डन बनते नज़र आ रहे थे। और वही फ अगर आप दूसरी तरफ देखो, साहिबज़ादा फरहान जिस तरीके से अपनी इनिंग को डेवलप करते हैं, तो पता चलता है कि ये पाकिस्तान टीम कहीं न कहीं फँसी हुई है। सीरीज़ से पहले काफ़ी हाइप बना हुआ था स इनका, सलमान अली आगा पावर प्ले में बहुत अच्छा बैटिंग, मगर वो भी काफ़ी फीके गए। तो ये अब सोचना होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि कैसे वो बैक ऑन ट्रैक आएँ। हालाँकि अब थोड़ा-सा मुश्किल मुझे उनके लिए लग रहा है, मगर जब बोर्ड पे 164 165, वो भी अच्छा, शादाब ने भी नीचे आके काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी कर ली। कह सकते हो आपकी 10-11 गेंदों पे 22-24 रन उन्होंने भी बना लिए। तो आप कह सकते हो कि एक सम्मानजनक स्कोर पे पहुँच चुकी थी ये टीम। बट उसके बाद जब गेंदबाज़ी की बारी आई, उसमें भी जिस तरीके से आपने शाहीन शाह अफ़रीदी को बैठा के रखा था, बट इस मैच में चांस मिला शाहीन शाह अफ़रीदी को, और उन्होंने पावर प्ले में ही गेम बदल डाला। आप कह सकते हो प्रॉपर तरीके से पावर प्ले में 3 विकेट उन्होंने अपनी लगातार 3 ओवर में 3 विकेट लेके, एक तरीके से कह सकते हो कि कमर तोड़ दिया था इंग्लैंड का। फिल सॉल्ट 0 पे चल जाते हैं, जॉस बटलर का बल्ला नहीं चलता, वो भी बड़ा 1 2-3 रन वो भी बना के निकल जाते हैं। फिर उसके बाद एक और बल्लेबाज़ आते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। तो आप कह सकते हो कि शाहीन शाह अफ़रीदी अच्छा खासा मतलब कि कमर तोड़ देते हैं। वहाँ से बस एक ही बल्लेबाज़ जो था, वो हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक की आज बल्लेबाज़ी आप कह सकते हो कि एक बिल्कुल फँसा हुआ मैच, जो कि आप कह सकते हो पाकिस्तान के चुंगल में आ चुका था, क्योंकि पावर प्ले के ख़त्म होने के बाद भी जिस तरीके से गेंदबाज़ी उस्मान तारिक ने अपने पहले ही ओवर में सफलता दिला के कह सकते हो कि पूरी तरीके से बैकफुट पे ढकेल दिया था। वहाँ से कैसे मैच मतलब कि पाकिस्तान ने जाने दिया। एक गलती मैंने जो उस मैच में देखा कि जब इसमें उस्मान तारिक ने गेंदबाज़ी अपनी ख़त्म की, उस ओवर में वो 1 विकेट ले रहे थे, 5 रन का ओवर गया था, प्रॉपर अच्छा बॉलिंग गया था, और उस समय प्रेशर में थी, क्योंकि हैरी ब्रूक भी बल्ला रोके हुए थे, एक तरफ से विकेट गिरता जा रहा था, तो दूसरी तरफ से हैरी ब्रूक भी बल्ला रुख ही लिए थे। उसके बाद जो वहाँ से आप कह सकते हो मोमेंटम जो है, वो चेंज हो गया और बिल्कुल इंग्लैंड के फ़ेवर में, क्योंकि उसके बाद सैम अयूब को गेंदबाज़ी के लिए लाया जाता, वो 10 या 11 रन कंसीड करते हैं उस ओवर के बाद। फिर दूसरा ओवर जो है, फिर उस्मान तारिक को रोका गया। उस्मान तारिक को मुझे नहीं समझ में आया कि उस्मान तारिक को रोका क्यों किया? जब एक गेंदबाज़ आपके पास इतनी अच्छी गेंदबाज़ी कर रहा था, तो उसे रोकना कोई हल मतलब कि कोई सेंस वाली बात ही नहीं बनती थी कि वहाँ उनको रोका क्यों गया? उसके बाद फिर आप शादाब को ले आते हो, शादाब के ओवर में 17 रन पड़ जाते हैं, और वहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जो आस्किंग रेट होता है, वो 9 से घट के डायरेक्ट अब आपको जो इक्वेशन हो जाता है, 10-12 रन का फ़र्क रहता है, तो वहाँ से आप कह सकते हो कि मैच चेंजिंग हो जाता है।
और फिर आप लाते हो 11वें 12वें ओवर में मैच जब बिल्कुल चेंज हो जाता है, फिर आप उस्मान तारिक को उनके दूसरे ओवर के लिए लाते हो और फिर वहाँ पे वो सैम करन का विकेट लेके दे देते हैं। बट वहाँ पे आप कह सकते हो कि काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि सैम करन के साथ जो पार्टनरशिप हो गई थी 17 रन शादाब में आ जाते हैं, 11 रन इनकी बॉलिंग में सैम अयूब में आते हैं और उसके बाद से उनके पे जो मतलब आस्किंग रेट काफ़ी लो हो जाता है, रिक्वायर्ड रन रेट सिंगल डबल से गेम निकल रहा होता है। वहाँ पे फिर से एक बार उस्मान तारिक को लाते हैं तो वहाँ पे 1 विकेट और जो सैम करन का मिल जाता है तो फिर लगता है कि पाकिस्तान गेम में वापस आएगी। मगर आप कह सकते हो कि फिर जो आस्किंग रन रेट था वो काफ़ी कम हो गया था। अगर वहीं पे चोक करते जिस समय चौथा विकेट गिरा था उस्मान तारिक को कंटिन्यू ये रखते तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि गेम चेंजिंग हो सकता था। अगर आपके पास इतना क्योंकि आपको सिर्फ़ ऊपर के 2 विकेट और लेने थे। विल जैक का विकेट मिल जाता या फिर हैरी ब्रूक का अगर आप पहले विकेट ले लेते तो मैच आपकी तरफ से पूरे तरीके से आप जीत सकते थे। हालाँकि देखा आपने जिस तरीके से 12 या 14 रन बाकी थे तब इनका विकेट गिर गया था हैरी ब्रूक का। उसके बाद भी मैच टफ़ हो गया। तो यही मैं बोल रहा था कि थोड़ा-सा अगर पाकिस्तान अपना माइंड यूज़ करता, बॉलर को बेहतर तरीके से रोटेट करता तो ये मैच का जो रिज़ल्ट होता वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता। बट अब क्या होगा कुछ ये पता नहीं क्योंकि उस सेमीफ़ाइनल में उनका जो रास्ता हो गया वो काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि न्यूज़ीलैंड से जो मैच था पाकिस्तान का वो वॉश आउट हो चुका था तो एक-एक पॉइंट पे दोनों टीमों को मिला था और ये मैच अब आप हार चुके हो। तो आपके पास अब बस 1 मैच बचे हैं वो भी श्रीलंका से और कहीं ये इस ग्रुप में ये भी देखा जा सकता है कि अगर श्रीलंका न्यूज़ीलैंड को हरा दे फिर न्यूज़ीलैंड अब चांसेस एकदम ख़त्म है। बट अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और यहाँ से अब कैसे पाकिस्तान ये टीम निकलेगी ये तो अब आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा। बट मुझे जहाँ तक लगा आज पुअर कैप्टनशिप हुई है पाकिस्तान की तरफ से और किस तरीके से वहाँ से मैसेज डगआउट से मैसेज आ रहा है और थोड़ा-सा सेंसलेस चीज़ें देखने को मिली क्योंकि इतना आप ट्राई कर चुके हो फ़खर ज़मान पे एक अच्छे बैटर को आप लोग कैसे बैठा सकते हो यही समझ में मुझे नहीं आता। फ़ॉर्म ख़राब है तो सैम अयूब ने 4 मैच में कितने रन दे दिए। सलमान अली आगा ने सा 4 मैचों में कितने रन दे दिए। हालाँकि बाबर आज़म जहाँ पे स्लो खेलना था ठीक है, आपने स्लो खेला, आपने बहुत अच्छा खेला। बट जहाँ पे आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी, वहाँ से था कि आप इनिंग को डेवलप करना, वहाँ पे आपके स्ट्राइक रेट थोड़े बढ़ने चाहिए थे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका विकेट मतलब कि बोल्ड हो जाते हैं। तो ये है थोड़ा कि बाबर आज़म पे जो क्रिटिसिज़्म हो रहा है, वो लाज़मी बन रहा है। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ हैरी ब्रूक की इनिंग देखो तो भाई ये आप कह सकते हो कि ये इनके लिए करियर डिफाइनिंग इनिंग हो गया है। हैरी ब्रूक ऐसे भी पहले भी अच्छा खेलते थे बट टी20 में जिस तरीके से अपने आप को ऊपर भेजा, जो जैसे पहला विकेट गिरा वो आ गए बल्लेबाज़ी करने, हालाँकि टॉम बेंटन-वेंटन का नंबर था, तो वो आ गए बल्लेबाज़ी करने। उसके बाद वो जिस तरीके का एक तरफ से विकेट गिर रहा है मगर ये बंदा है कि अपने शॉट खेलने से पीछे ही नहीं हट रहा। तो ये चीज़ दिखाता है कि मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं ये जो टीम हो गई, वही इंडिया के साथ भी हो रहा है। मतलब कि ऊपर से 2 विकेट गिर जा रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव अपना जो है कि बैटिंग का जो अ, कला है वो भूल जा रहे हैं, सिर्फ़ सिंगल डबल उनके भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखो तो यही है बाबर आज़म की तरह 24 पे 25, 24 पे 26 जहाँ पे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत हो रही है जब आप 24-25 बॉल खेल चुके होते हो तो उसके बाद आपको इनिंग डेवलप करना होता है, वहाँ पे आप अपना विकेट दे के चले जा रहे हो। तो यही सेम चीज़ आपको सूर्य कुमार यादव के साथ हो रहा है। जो सूर्य कुमार यादव आईपीएल में दिखते हैं वो उन पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अब हो चुका है। एज़ अ कैप्टन शायद मुझे लगता है भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके आप कूल बन के इंटरव्यू दे दो कि नहीं ये वो बट प्रेशर तो है। अब आगे मैच में देखना है कि क्या इंडियन टीम अपने प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करती है या फिर अपने ज़िद पे अड़ी रहेगी और संजू सैमसन को बैठा के ही रखेगी और तिलक वर्मा को भी चांस मिलता रहेगा, अभिषेक शर्मा को भी चांस मिलता रहेगा। तो देखेंगे अब अगले मैच में इंडिया का जो है ज़िम्बाब्वे से वो 26 तारीख को है और पाकिस्तान का भी आगे का देखेंगे सिनेरियो कैसे बनता है वर्ल्ड कप के लिए, तो वो ज़रूर देखा जाए। तो भाई कैसा आप लोगों को वीडियो लग रहा है? वो ज़रूर बताएँ। अगर कुछ भी कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ क्या और मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और चैनल पे नए हो तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने जो फ्रेंड सर्कल में हैं, जो भी क्रिकेट लवर हैं तो उनको ये मेरा जो ये है उसको शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद क्रिकेट विद मेहताब। जय हिंद, जय भारत।